नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपके एग्जाम से पहले एक शिक्षण अभिरुचि का मिनी एग्जाम यानी कि मॉडल पेपर लेके आया हूं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि यहाँ जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो एग्जाम में गलतियाँ नहीं करें। एग्जाम एक तरह से आप पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ दे के आएँ, यही मेरी कामना है। तो देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, बिना आपका समय खराब किए अगर शुरुआत करूँ पहले क्वेश्चन से, क्या करें अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण क्या है अपने। शैक्षिक नेतृत्व का समीपता, लचीलापन, स्वायत्तता या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, मुख्य रूप से तो अपने स्वायत्तता होता है, लेकिन ये सभी भी होते हैं। मुख्य रूप से तो अपने स्वायत्तता होता है, लेकिन ये सभी दे रखा है ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा क्या है, प्रमुख बाधा क्या है अपने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। राजनीतिक दबाव, वित्तीय समस्या। देखिए, राजनीतिक दबाव तो होता ही है, बिल्कुल होता है। वित्तीय समस्या यानी कि धन संबंधित समस्या, पैसों संबंधित समस्या, ये भी होती हैं। अशिक्षित व्यक्तियों का प्रबंध, ये भी हो सकता है कुछ हद तक। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ये सभी इसमें मुख्य बाधा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू जिस श्रेणी से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या फिर अन्य कारक। क्या होगा इसका आंसर। देखिए, विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना यानी कि विद्यालय का जो वातावरण होता है अपने मुख्य रूप से सामाजिक कारक कहलाता है। अपने ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम अंतरण का थॉर्नराइट सिद्धांत किसे कहा जाता है अपने। अधिगम अंतरण का थॉर्नराइट सिद्धांत, तो सीधा आप ध्यान रखें, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। यानी कि एक परिस्थिति में अगर किसी ज्ञान को सीखा गया तो उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, यही अपने अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बीएसटीसी में कम पूछे जाते हैं। अपने रीट वगैरह जो अपने टीचर के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, एक तरह से सब देख के जाने हैं। तो देखिए, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक अपने कौन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टोलमैन है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है अपने, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की रुचि पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, सीखने की गति अगर बात करें तो किसी व्यक्ति की जिज्ञासा होगी तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। और देखिए, जिज्ञासा के साथ साथ उसकी रुचि भी होनी चाहिए। बिना रुचि के साथ वो नहीं सीख सकता। लेकिन देखिए, जिज्ञासा भी है, रुचि भी है, लेकिन सीखने वाले की प्रेरणा नहीं है तो भी नहीं सीख पाएगा आपने। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका क्या है अपने। नई शिक्षण तकनीक, स्वप्रेरणा, धन या फिर पूर्व ज्ञान। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अधिगम को अत्यधिक अगर प्रभावशाली बनाना है तो क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन देना ज़रूरी है अपने। अगर व्यक्ति खुद से एक तरह से खुद मोटिवेट नहीं होगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्वप्रेरणा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक क्या होता है अपने, ज्ञान का वाहक होता है, ज्ञान प्राप्ति में मार्गदर्शक होता है, ज्ञान का सर्जन होता है या फिर ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, रचनात्मक अधिगम में अगर बात करें तो शिक्षक की भूमिका सिर्फ क्या है अपने, एक सहायक के रूप में। यानी कि ज्ञान का निर्माता तो स्वयं छात्र होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में अपने सहायता कौन देता है अपने, शिक्षक देता है। तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, रचनात्मक अधिगम में अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है अपने। अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति सक्रिय तथा सामाजिक, निष्क्रिय तथा सामाजिक। देखिए, निष्क्रिय तो बिल्कुल होती नहीं है, निष्क्रिय वाला जो भी अपने गलत है। वैयक्तिक व सक्रिय, देखिए वैयक्तिक भी नहीं होती अपने, सामाजिक रूप होती है, मतलब सभी मिलजुल कर सीखते हैं। तो व्यक्ति सक्रिय होगा तभी सीखेगा और सभी मिलजुल कर यानी कि सामाजिक प्रवृत्ति में सीखेंगे तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं अपने। बाह्य प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा या फिर सामाजिक प्रेरणा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बाह्य प्रेरणा मतलब एक तरह से मान लीजिए आपके क्लास टीचर ने एक टेस्ट का आयोजन किया आपने और ऐसा बोल दिया कि जो क्लास में टॉप करेगा, सबसे अच्छे नंबर आएंगे, उसको 100 रुपये
दिए जाएंगे 100 रुपये। तो देखिए 100 रुपये क्या है अपने एक तरह से ये पुरस्कार हैं। इस पुरस्कार को देखकर अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं और क्लास में टॉप करते हैं तो ये क्या अपने एक बाह्य प्रेरणा है। बाह्य मतलब एक तरह से आंतरिक प्रेरणा नहीं है, बाहर की किसी वस्तु ने आपको ये काम करने के लिए आकर्षित किया है एक तरह से। तो ये क्या अपने एक नकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। इस प्रकार की प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी देखिए अगर खुद ही अगर सोच रहे कि नहीं मेरे को कुछ बड़ा करना है, सेल्फ मोटिवेटेड है, एक तरह से स्वयं काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या अपने आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। और आंतरिक प्रेरणा जो अपने खुद के मन के भाव से प्रकट होती है उसको धनात्मक प्रेरणा कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने धनात्मक प्रेरणा बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कोई टीचर हैं और आपका कोई छात्र आपसे अशिष्ट व्यवहार करता है, अपमानजनक बातें करता है, तो आप क्या करेंगे, उसे महसूस कराएंगे कि उसने दंडनीय अपराध किया है, या फिर उसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे, बिल्कुल गलत। उसे सचेत करेंगे यानी कि वार्निंग देकर छोड़ देंगे, या फिर उसे कक्षा के बाद में समझाएंगे तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे और आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसको बाद में समझाएंगे और शिष्टाचार का महत्व बताएंगे और आवश्यकता होगी अगर तो उसके घर भी जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कुछ छात्र मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, या फिर आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करेंगे, स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगेंगे, या फिर उससे खुश हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और स्वयं को ज़्यादा एक तरह से श्रेष्ठ भी नहीं समझना है, आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक के पेशे के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन को सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। अध्यापक के पेशे के रूप में अपने, मैं अध्यापक हूँ, इसका मुझे गर्व है। बिल्कुल गर्व होना चाहिए, आप अध्यापक हैं, एक राष्ट्र निर्माता हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, एक तो एकदम सही है ये। समाज में अध्यापक को सम्मान नहीं मिलता तो दोष अध्यापक का नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का है। देखिए ये तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक को प्रायः कम आय वाला महत्वहीन व्यक्ति माना जाता है। देखिए महत्वहीन तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। अध्यापक को एक तरह से समाज के निर्माण करने वाला राष्ट्र निर्माता माना जाता है अपने, तो ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक समाज में अपने पेशे के आधार पर सम्मान प्राप्त कर सकता है। देखिए सम्मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन देखिए सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा अपने, मैं अध्यापक हूँ और मुझे इसका गर्व है, ये कथन सर्वाधिक उपयुक्त लग रहा है इसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, छात्र अपने अध्यापक का अनुसरण करके जितना सीखते हैं पुस्तकें पढ़कर उतना नहीं सीखते हैं। पुस्तकों से पढ़कर उतना नहीं सीखते हैं। आप इस कथन से कितना सहमत हैं। तो देखिए पुस्तकों से पढ़कर इतना नहीं सीखते हैं जितना कि वो अपने शिक्षक को देखकर सीखते हैं। जैसे अगर शिक्षक कोई मान लीजिए धूम्रपान करता है तो देखिए स्टूडेंट भी क्या है, उसको देखकर धूम्रपान करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अध्यापक मान लीजिए कोई स्कूल में लेट आता है, टाइम से विद्यालय नहीं आता है, तो छात्र भी क्या करेंगे, गुरुजी तो हमारे समय से अध्यापक आ ही नहीं रहे, अपने टीचर समय से विद्यालय, तो हम क्यों जाएं। यानी कि जितना किताबों से पढ़कर नहीं सीखते हैं उतना उनको देखकर सीखते हैं। तो इस कथन से हम क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ हैं तथा पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम शिक्षा की उपयोगिता को समझाएंगे तथा उसे कठिनाई सहकर भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे, या फिर छात्र को स्कूल से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे, या फिर इसमें अपना कोई दखल न समझकर चुप रहेंगे। देखिए ये तो गलत हो जाएगा अपने। इसमें क्या करेंगे, देखिए शिक्षा की उपयोगिता तो समझाएंगे लेकिन उसका अभिभावक क्या है, अपने उसको पढ़ाने में असमर्थ हैं। तो देखिए ऐसे तो बोल नहीं सकते कि कठिनाई सहन करो आप और फिर इसको पढ़ाओ, ये तो करना बिल्कुल ही गलत है। अगर हम समर्थ हैं तो हम उसको पढ़ाएंगे बिल्कुल। छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकदम सही आंसर लग रहा है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16, मान लीजिए कि कोई बालक बार बार समझाने पर भी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, पढ़ाने को रोचक तथा सरल बनाएंगे, या फिर उसे डांट कर कहेंगे कि वह गर्व से समझ का है, ये तो गलत हो जाएगा।
उसके न समझने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके अनुसार फिर से उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, या फिर उसे कक्षा के सामने मंद बुद्धि बतलाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कारण पता लगाना है कि क्यों नहीं समझ पा रहा है, आखिर क्या मेरी पढ़ाने की तरीके में कमी है, या फिर जो मैं एक तरह से समझा रहा हूँ ये गलत तरीके से मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है किसी रुचिकर तरीके से, खेल खेल में इसको समझाऊँ, अलग अलग तरीक़ों से इसको समझाऊँ, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से समझाऊँ तो इसको समझ में आ सकता है। तो वो तरीके हम जानेंगे और वो कारण पता लगाएंगे आखिर ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकदम सही है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आपकी सफलता से ईर्ष्या करने के कारण आपका एक साथी शिक्षक आपके विरुद्ध लड़कों को भड़काता है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपका कोई साथी शिक्षक है, आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी सफलता से जलता है, तो आप क्या करेंगे। वो अगर लड़कों को भड़का रहे हैं आपके विरुद्ध, तो आप क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक को तथ्य से सूचित करेंगे, या फिर बदले में आप भी लड़कों से उसकी बुराई करेंगे। देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, वो बुराई कर रहा है तो हम भी करेंगे, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उससे मिलकर वह जो कुछ कर रहा है उससे होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। तो ये सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उससे मिलेंगे और जो वो कुछ कर रहा है उससे जो हानियाँ होती हैं, हानियाँ मतलब अगर अध्यापक इस तरह से बुराई कर रहा है, जलन की भावना रख रहा है, तो एक तरह से बच्चों में क्या है, बुरा संदेश जाएगा, गलत संदेश जाएगा, तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो इससे एक तरह से सामाजिक दुष्परिणाम पैदा होंगे, ये उसको समझाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आपके एक सहयोगी को बहुत बोलने की आदत है, वह आपके पास प्रतिदिन संध्या 4 बजे आ जाता है। जब आप थके होते हैं तो आप क्या करेंगे, अन्य मनस्कता से उसकी बातें सुनते रहेंगे, या फिर उसे बाद में आने को कहेंगे, या फिर उन्हें उस समय आने से मना कर देंगे, या फिर अन्य कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने अन्य काम में व्यस्त हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी यह मान्यताएं हैं कि विद्यालय व्यवस्था का दायित्व प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा मैनेजिंग कमेटी सभी का है, या फिर उत्तम विद्यालय का दायित्व विद्यालय मैनेजिंग कमेटी का है, या फिर उत्तम विद्यालय व्यवस्था कठोर प्रशासनिक नियमों पर निर्भर करती है, या फिर उत्तम विद्यालय व्यवस्था समस्त शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती हैं। देखिए, इनमें हो सकता है आपको 2 से अधिक ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर है विद्यालय और अपने शिक्षक के नज़रिए से, उसका आंसर हमें देना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की व्यवस्था अपने शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती है, यानी कि शिक्षक के जो भी कर्तव्य हैं, जैसे शिक्षक का मुख्य कर्तव्य अपने अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाना, समय पर सिलेबस पूरा कराना, सहशैक्षिक गतिविधियाँ कराना, मतलब एक तरह से बच्चे का जीवन निर्माण करना, भावी जीवन के लिए उसको तैयार करना, मुख्य कर्तव्य उसको ये है। यानी कि एक तरह से काम चोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपना काम पूरी कर्तव्य परायणता के साथ करना चाहिए। तो जब शिक्षक अगर पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे तो एक तरह से पूरे विद्यालय व्यवस्था सुधर जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये। अगला प्रश्न है, आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए। सादा तथा पवित्र, शान शौकत से भरा, सामान्य सुविधाओं से युक्त, या फिर प्राचीन ऋषि तपस्वियों जैसा। देखिए, प्राचीन ऋषि जैसा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा शान शौकत से भरा भी नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक के बारे में कहा जाता है कि अध्यापक क्या होता है, सादा जीवन और उच्च विचार वाला होना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार ये रखता है अपने अध्यापक। तो सादा तथा पवित्र होना चाहिए अपने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय परीक्षा परिणाम उच्चतर रखने के लिए क्या करेंगे। विद्यालय परीक्षा परिणाम को उच्चतर रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल होशियार विद्यार्थियों को ही बोर्ड की परीक्षा में बैठने देंगे, या फिर कमज़ोर छात्रों की विशेष कोचिंग कराएंगे, या फिर स्कूल के सब अध्यापक मिलकर छात्रों को लगन से पढ़ाएंगे, या फिर परीक्षा में नकल कराएंगे। देखिए, नकल कराना ये सब तो क्या है, अपने नेगेटिव बातें। क्या करेंगे, सभी अध्यापक मिलकर छात्रों को लगन से पढ़ाएंगे। लगन से पढ़ाएंगे तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे पढ़ेंगे तो क्या है, परिणाम भी अच्छा रहेगा अपने। क्वेश्चन 22 है, शिक्षकों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। क्योंकि वे प्रश्नों का उत्तर दे सकें, या फिर वे शिक्षा का अर्थ जान सकें, उन्हें पढ़ाना आए, या फिर शिक्षण की अच्छी अच्छी विद्या सीख सकें। देखिए, प्रशिक्षण का मतलब क्या है, अपने जो BSTC है, BSTC और B.Ed या क्या है अपने, ये एक तरह से शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ही है। आप अगर
टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सीधे आपको विद्यालय पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग नहीं होती है, यानी कि ट्रेनिंग क्या है अपने BSTC BEd ये ट्रेनिंग ही है एक तरह से। और इसमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ाने के अच्छे अच्छे तरीके सिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी विधियाँ आपको सिखाई जाती हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि देखिए नॉलेज तो आपको है, लेकिन उस नॉलेज को बच्चे तक कैसे पहुँचाना है ये आपको उनको सिखाना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका भी समय अमूल्य है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति कब पैदा होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब वह विद्यालय में भाषण देता है, जब वह विद्यालय देर से आता है, जब वह प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन करता है, या फिर वह बच्चों को डांटता है। तो देखिए सबसे अधिक शर्मनाक स्थिति क्या है अपने, जब वह विद्यालय में देर से आता है। क्योंकि देखिए जब वह भी विद्यालय के नियमों का एक तरह से पालन नहीं कर रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए ट्यूशन कराना भी गलत है, बच्चों को डांटना भी गलत है, भाषण देना तो एकदम सही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि खुद अगर एक तरह से नियमों का पालन नहीं करेगा तो बच्चे भी इसका पालन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ तथा परिपूर्ण अध्यापक को क्या होना चाहिए? अपने विषय में पूर्ण पारंगत होना चाहिए, केवल खेल कूद में विशेष प्रशिक्षण वाला होना चाहिए, या फिर अपने विषय खेल तथा साहित्य में पारंगत होना चाहिए, अच्छी शाला व्यवस्था में पारंगत होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? विषय के साथ खेल और साहित्य में भी पारंगत होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अपने, यानी कि एक तरह से ऑलराउंडर होना चाहिए अपने, ऑलराउंडर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन करता है, नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छे अंक देता है, फिर छात्रों की प्रगति के प्रति एक तरह से सजग रहता है। तो देखिए सफल शिक्षक अपने क्या होता है? छात्रों की प्रगति के प्रति जो सजग रहता है वही सफल शिक्षक होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक के शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक मतलब एक तरह से क्रिएटिव माइंड वाला। सृजनात्मक बालक के शिक्षा के उद्देश्य क्या है? अपने बौद्धिक वातावरण उत्पन्न करना ये है, विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विकास करना ये भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, सृजनात्मकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है अपने? तो देखिए क्रिएटिविटी मापने के लिए अपने धारा प्रवाहिता इस पर ध्यान दिया जाता है, लचीलापन और विस्तारण ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता नहीं होती है अपने? प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता नहीं होती है अपने? इसमें नेतृत्व की विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल होती है, नेतृत्व क्षमता होती है। ऐसे बालक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, ये भी एकदम सही है। इसमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है, ये भी सही है। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता होती है। देखिए विफलता कैसे होगी? अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो किसी भी शिक्षण विधि से उसको पढ़ा दो, उसको समझ में आ जाएगा, यानी कि सफलता मिलेगी, विफलता उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध किससे है अपने? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सामाजिक बुद्धि या फिर स्मरण शक्ति से? देखिए क्रिएटिविटी का मतलब इसका संबंध अपने क्या है? अभिसारी चिंतन से नहीं, अपने अपसारी चिंतन से है। अपसारी चिंतन का मतलब क्या है? सभी दिशाओं में सोचना। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या है? अपने 5 + 2 क्या है? सीधा हम बता देंगे, इसको देखकर ही 5 + 2 7। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या है? अपसारी चिंतन ये 7 का मतलब 7 कैसे कैसे आया? अपने 6 + 1 जोड़ेंगे तो भी 7 आ सकता है, 5 + 2 जोड़े तो भी 7 आ सकता है, 4 + 3 जोड़ें तो भी 7 आ सकता है। यानी कि सभी दिशाओं में चिंतन करना, इसको भी बोलते हैं अपने क्या है? अपसारी चिंतन। तो अपने इसका सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का संबंध अपने क्या है? अपसारी चिंतन से है, आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है अपने? लचीलेपन का अभाव। देखिए लचीलेपन का अभाव नहीं होता है, लचीलापन पाया जाता है अपने क्या? सृजनशील बालक में। जिज्ञासा होती है, बिल्कुल होती है। सृजनशील बालक का लक्षण क्या है अपने? जिज्ञासा होती है। समस्या के प्रति सजग नहीं होना, देखिए ये गलत हो जाएगा, समस्या के प्रति सजग होता है बालक। गत्यात्मकता का अभाव, देखिए गत्यात्मक होता है अपने, यानी कि सृजनशील बालक क्या होता है अपने? एक तरह से गत्यात्मक होता है, गत्यात्मकता अभाव नहीं होता है अपने। तो जिज्ञासा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि निम्न में से क्या है अपने? सामान्य बालक एवरेज बुद्धिलब्धि क्या होती है अपने? 90 से 110 के बीच होती है अपने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 90 से 110 के बीच। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग कब किया जाता है अपने? निष्पत्ति परीक्षण क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये किया जाता है अपने कब?
छात्र के शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि छात्र का शैक्षिक विकास कितना हुआ है, निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बाकी देखिए छात्रों की पूर्व योग्यता का पता लगाने के लिए ये गलत है। चारित्रिक विकास व सांवेगिक विकास का पता लगाने के लिए अपने निष्पत्ति परीक्षण नहीं, इसके लिए अपने मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपने मूल्यांकन। और निष्पत्ति परीक्षण अपने क्या है? शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देने योग्य सरल प्रत्यास्मरण प्रश्नों को वर्गीकृत किससे किया जाता है अपने? तो एक शब्द में उत्तर देने योग्य वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये अपने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34, सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के बाद क्यों प्रारंभ की गई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतत मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन इसका पूरा नाम होता है। यह प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई? विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए। देखिए अंक से ही अपने इसकी योग्यता निर्धारित नहीं होती हैं, केवल मार्कशीट से ही अपने ये पता नहीं लगता है कि बच्चा होशियार या गलत है। ये नहीं कह सकते केवल अंकों के आधार पर ही, क्योंकि हो सकता है बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं हो, किसी और क्षेत्र में होशियार हो सकता है वो गणित में एक तरह से होशियार नहीं हो, बाकी साइंस में होशियार हो। एक तरह से अंकों के आधार पर ये तय नहीं कर सकते, तो ये तो अपने गलत हो जाएगा। अध्यापकों को सावधान करने के लिए या फिर बालकों को परीक्षा देने सुगम बनाने के लिए या फिर बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। तो देखिए सतत मूल्यांकन अगर होगा तो बालक क्या है? वर्ष भर पढ़ता। सतत का मतलब क्या है? निरंतर मूल्यांकन। तो देखिए बालक वर्ष भर निरंतर पढ़ता रहेगा इससे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति अपेक्षापूर्ण, उपेक्षापूर्ण या फिर अभिप्रेरित करना या फिर कुछ नहीं कहना या फिर नफरत करना। देखिए नफरत करना, कुछ नहीं करना, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है। अभिप्रेरित करना है यानी कि उसको मोटिवेट करना, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए अपने अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति। ऑप्शन बी। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है? एक तरह से मोटिवेट करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परीक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अपने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परीक्षा का सर्वोत्तम तरीका अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या फिर मासिक परीक्षा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो मासिक परीक्षा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मासिक परीक्षा अगर होगी तो सतत रूप से उनका आकलन होगा, क्या उन्होंने सीखा है। 1 महीने में हम परीक्षा लेकर एक तरह से पता लगा सकते हैं और बच्चों में भी एक तरह से परीक्षा का एक तरह से कह सकते हैं मन में रहेगा कि हर माह परीक्षा होगी तो वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और लगातार रूप से उनका अध्ययन जारी रहेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षक के सम्मान में ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? ह्रास मतलब क्या है? एक तरह से कमी होने का कारण क्या है शिक्षक के सम्मान में? परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना या फिर ट्यूशन पढ़ाने की प्रवृत्ति अधिक होना, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं होना या फिर उनकी योग्यता संदिग्ध है। देखिए योग्यता संदिग्ध कैसे है? आजकल तो इतना कठिन कंपटीशन है, वो पार करके आता है, तो योग्यता तो बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है। और देखिए शिक्षण विधि भी इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं होना, ये उनकी एक तरह से सम्मान में कमी वाली बात है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई अध्यापक होते हैं जो एक तरह से बच्चों के साथ अच्छा अनुबंध कर लेते हैं, यानी कि समझाने की कला उनमें अच्छी होती है, बच्चों के साथ बात करने की कला उनमें अच्छी होती है। जब भी उनकी क्लास आती है, उन शिक्षक की क्लास आती है, तो बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और कोई अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी क्लास आते ही बच्चे एक तरह से निराश हो जाते हैं, एक तरह से उनमें द्वेष वाली भावना आ जाती है। तो देखिए अनुबंध का कारण ये अपना ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने क्या सम्मान में कमी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकारों में कौन सा गलत है? निर्वैयक्तिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या फिर औपचारिक संप्रेषण। देखिए अनौपचारिक संप्रेषण होता है, औपचारिक होता है, अशाब्दिक संप्रेषण भी होता है, यानी कि इशारों में भी हम अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन देखिए निर्वैयक्तिक संप्रेषण नहीं होता है। निर्वैयक्तिक का मतलब क्या है? बिना व्यक्तियों के सहारे भी अपने संप्रेषण, बिना व्यक्ति के संप्रेषण कैसे होगा? ये गलत हो जाएगा। अपने ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं होता है अपने। अगला प्रश्न है, संचार के अनेक कार्य हैं, निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है संचार का? संचार में संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता है या फिर अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। देखिए अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है, लेकिन संचार के माध्यम में
अपने रेडियो भी आता है, रेडियो के माध्यम से भी संचार किया जा सकता है। कई तरह की खबरें पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे देखिए प्राचीन समय में अपने रेडियो नहीं होता था, तो देखिए संचार अपने एक तरह से पत्रावली के माध्यम से किया जाता था अपने पत्र भेजकर। लेकिन देखिए रेडियो जब भी सबसे पहले अपने टेलीविज़न से पहले भी अपने क्या है, रेडियो आया है। तो देखिए रेडियो में भी अपने समाचार आते थे। पहले क्रिकेट का प्रसारण भी अपने रेडियो के माध्यम से होता था, तो एक तरह से संचार होता है अपने। तो देखिए रेडियो भी इसमें आता है, टेलीविज़न भी आता है, मोबाइल भी संचार का माध्यम है। तो ये अपने गलत हो जाएगा, इसमें रेडियो आता है, रेडियो इसमें लिखा है नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है अपने? संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। देखिए संप्रेषण क्या है अपने? दो, जैसे मान लीजिए ये अध्यापक हैं और ये अपने एक स्टूडेंट हैं। अध्यापक द्वारा अपने स्टूडेंट को समझाना, अपनी बात एक तरह से समझा पाना, और छात्र के द्वारा वापस अध्यापक से क्रॉस क्वेश्चन करना, यानी कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको ही बोलते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखें, विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे के विचारों को समझ पाना, यही अपने क्या है? संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण अगर प्रजातांत्रिक होगा, कब होगा? छात्रों को प्रश्न पूछने के अगर अवसर दिए जाएंगे तो ये क्या है? संप्रेषण प्रजातांत्रिक होगा। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है अपने प्रजातंत्र का? छात्रों को भी प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष से विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पूर्णतः सहमत हैं। क्योंकि देखिए छात्रों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष से विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं। पूर्णतः सहमत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के कुछ छात्र आपको विशेष चाहते हैं तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मान लीजिए कोई कक्षा है, उस कक्षा के छात्र आपको विशेष रूप से चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें विशेष प्रिय मानकर विशेष सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तो अपने सरासर गलत हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी पूरी, जो अपने पूरा विद्यालय है सभी छात्रों की है, सभी छात्रों को पढ़ाने की है। कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पसंद करता है उसको हम विशेष रूप से उनका ध्यान रखेंगे, उनको अच्छे अंक देंगे, उनको विशेष सुविधा दिलाएंगे। ये तो अपने एक पक्षपात वाला भाव हो गया, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परीक्षा में अधिक अंक देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर अंक देंगे हम सभी को योग्यता अनुसार ही अंक देंगे, ये होगा अपने एकदम बिल्कुल पक्षपात रहित अपने व्यवहार। और अध्यापक को एक तरह से बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना है, कमज़ोर को भी साथ लेकर चलना है, होशियार को भी साथ लेकर चलना है, अमीर को भी साथ लेकर चलना है और गरीब को भी साथ लेकर चलना है, और योग्यता अनुसार ही उनको अंक देने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक दिन कक्षा में पढ़ाते समय आपने अनजाने में कुछ गलत तथ्य दे दिए जिसका पता आपको घर जाकर चला, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप किसी दिन पढ़ा रहे थे और अनजाने में आपने कुछ गलत पढ़ा दिया और बाद में आपको पता लगता है, तो हम क्या करेंगे? किसी बहाने भूल सुधार करेंगे, या फिर देखिए ये तीनों ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। इसका सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे? हम अगले दिन कक्षा में उस भूल को सुधारेंगे और तथा छात्रों से भूल की क्षमा मांगेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि उस दिन मैंने आपको थोड़ा बाय मिस्टेक गलत पढ़ा दिया था, उसका सही आंसर ये होगा, सही तथ्य ये होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अपनी गलती है तो गलती मानने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, भूल सुधार करेंगे। अपने ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यापक होता है, क्या होता है अध्यापक? आंतरिक मूल्यों का सूचक होता है, बाह्य मूल्यों का सूचक होता है, आंतरिक तथा बाह्य दोनों का, या फिर न आंतरिक न बाह्य दोनों का नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों का सूचक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकल शिक्षण की सबसे अनिवार्य शर्त क्या है अपने? अध्ययन, ज्ञान, बौद्धिक विकास, नीमक, या फिर संचार कौशल। देखिए सकल या फिर सफल शिक्षण की सबसे अनिवार्य शर्त क्या है? संचार कौशल का प्रभावी होना। संचार कौशल यानी कि मान लीजिए आपका कोई अध्यापक है, उसको सब कुछ आता है। मान लीजिए मैथ्स के कोई अध्यापक हैं, ज्ञान बहुत है, बीएससी एमएससी कर रखी है उन्होंने, पीएचडी तक कर रखी है, लेकिन देखिए संचार कौशल यानी कि उनको समझाने का तरीका नहीं आता है, बच्चों को वो
अपना ज्ञान एक तरह से अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं तो वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। यानी कि सफल या सकल शिक्षण अपने क्या, इसकी अनिवार्य शर्त क्या है, संचार कौशल सबसे प्रभावी होना चाहिए, अपने समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छात्रों के अवयस्क चिंतन का परिमार्जन एवं सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक क्या होता है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिक परिपक्व व संतुलित होता है, मार्गदर्शक होता है, नेतृत्व गुणों से आपूरित होता है या फिर प्रेरक होता है। देखिए अधिक परिपक्व व संतुलित होता ही है, मार्गदर्शक भी होता है, लेकिन देखिए सबसे उचित आंसर क्या है अपने, शिक्षक एक मोटिवेटर होता है, यानी कि प्रेरक होता है, बच्चों को देखिए पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का काम क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है मुख्य रूप से अपने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है इन चारों में अगर देखें तो। क्वेश्चन 47 है, शिक्षण व्यवसाय की सार्थकता किसमें निहित है अपने, अनवरत अध्ययन में, श्रम साध्य पूर्व तैयारी में, निश्चित रहने में या फिर मात्र अनुशीलन में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिक्षण व्यवसाय की सार्थकता अपने किसमें है, अनवरत यानी कि निरंतर कंटिन्यूस अपने अध्ययन में निहित है अपने सार्थकता, लगातार रूप से अध्ययन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 48, आप शिक्षक संघ के सचिव हैं, शिक्षक संघ के सचिव हैं, बैठक में कम लोग उपस्थित होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आप सचिव हैं शिक्षक संघ के और आपने एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में कम लोग उपस्थित होते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करेंगे, कुछ खास शिक्षकों से अनुरोध करेंगे जो आपके मित्र हैं, उन सदस्यों को लाएंगे। देखिए ये तो अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो बिल्कुल करना ही नहीं है एक शिक्षक के नाते। बैठक ही नहीं बुलाएंगे ये तो गलत हो जाएगा, त्यागपत्र देंगे ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक सदस्य से अपने मीटिंग में आने का अनुरोध करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से आप दहेज विरोधी हैं, दहेज विरोधी हैं, अपनी पुत्री की शादी कराते समय हम क्या करेंगे, अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप दहेज देंगे या फिर जो वर पक्ष मांगे वही देंगे या फिर उसकी मांग पर विचार करेंगे या फिर दहेज का विरोध करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए दहेज एक कुप्रथा है तो दहेज का हम खुलकर विरोध करेंगे। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सामाजिक संवेदनशीलता किस व्यवसाय में सबसे अधिक आवश्यक है, वकालत, अपराध प्रवृत्ति, भिक्षावृत्ति या शिक्षण। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फटाफट से आंसर बताइए आप। ये आपका होमवर्क है। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।